हाय फ्रेंड्स, आपका मेरी वीडियो पे स्वागत है। आपको 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन कुशल जाए, ये मेरी दुआ है। तो आज से मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 12 की चैप्टर 1 फिजिक्स का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसमें वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र हेडिंग से चैप्टर के नेम से पता चलता है। पहले हम उसके में वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। तो आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस सब के बारे में हम बताएंगे। आवेश कैसे उत्पन्न होता है, ये सब आपको बताएंगे। तो मैं पहला टॉपिक डाल देता हूं, वैद्युत आवेश। ये मैंने डाल दिया वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश से पहले मैं आपको बता दूं, आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि वो क्लास 9 में हमारा चैप्टर भी है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल क्या था कि नहीं, दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल द्रव्यमान हो, जिन दो पिंडों में द्रव्यमान के कारण कि नहीं, दो पिंडों के मध्य लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। वो कौन सा बल होता है? आकर्षण, मतलब कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। जैसे कि कोई ये दो पिंड हैं, मैंने एक पिंड ये रहा और एक पिंड ये रहा, या फिर कह लो ये पृथ्वी है हमारी अर्थ, और ये हमारा मून है। तो ये इसके ऑर्बिट में घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये इसको आकर्षित करता है और ये भी इसको आकर्षित करता है। और बात जो हमारी ज्वार भाटाएं बन जाती हैं समुद्र के किनारे पे, वो उसी के कारण हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे पास आ जाता है पृथ्वी के, जिससे वो लहरें जो है चंद्रमा की ओर आकर्षित होने लग जाती हैं, जिस कारण से ज्वार भाटाएं बन जाती हैं। तो आप मैंने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बता दिया। तो अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में, पहले मैं आपको वैद्युत आवेश की डेफिनेशन लिख देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो मैंने ये आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया, आवेश के बारे में भी कुछ नहीं बताया। तो आवेश के बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैंने ये वैद्युत आवेश की परिभाषा लिख दी है, डेफिनेशन। तो इसमें जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बारे में, तो मैंने लिखा है जैसा कि हम जानते हैं कि नहीं, दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन है तो उनमें द्रव्यमान भी होगा, क्योंकि द्रव्यमान हर एक वस्तु में होता है। तो दो इलेक्ट्रॉनों में द्रव्यमान के कारण कौन सा बल लगेगा? अभी मैंने बताया था, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। क्योंकि पृथ्वी पे, अभी पृथ्वी की बता रहा हूँ मैं, वैसे ब्रह्मांड में किसी भी जिस वस्तु में द्रव्यमान है, उन वस्तुओं के मध्य क्या लगता है? एक आकर्षण बल लगता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, उनके द्रव्यमान के कारण। तो वही मैंने यहाँ पे लिखी है। हम जानते हैं कि दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण, किसके कारण? द्रव्यमान के कारण आकर्षण बल लगता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिखा है परंतु इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना ज्यादा, गुरुत्वाकर्षण बल तो लगता है, अब उससे भी कई गुना ज्यादा, मतलब कि अधिक प्रबल जो क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। जितने तेज से वो आकर्षित करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? खाली आकर्षित करता है, प्रतिकर्षण नहीं करता, रिपल्स नहीं करता। मगर इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, वो हम वैसे तो जानते हैं, मगर मैं इसमें अभी आपको बताऊंगा और आगे कि प्रतिकर्षण क्यों करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण, क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, रिपल्स करेंगे। और उस फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण बल से, जिस फोर्स से ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे, उससे कई गुना ज्यादा ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। ठीक है, हमने समझ लिया, जिसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल। तो अगर कोई चार्ज आकर्षण करता है, किसी चीज को आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है एक दूसरे को, चार्ज मतलब आवेश, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई सा भी आवेश, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ओके, और प्रतिकर्षण, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। तो इनको हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल। तो वैद्युत बल आई थिंक समझ गए हो गया। वैद्युत बल हम किसे कहते हैं? तो एक बार यहाँ तो मैं पढ़ देता हूँ। हम जानते हैं कि दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण आकर्षण बल लगता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ओके, परंतु इनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना ज्यादा और अधिक प्रबल प्रतिकर्षण बल लगता है, रिपल्स करती है, एक दूसरे को भगाती हैं कि भाग जा भाई, तेरा काम नहीं है, निकल ले दूर से देखकर। तो जिसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। अब मेन परिभाषा यहाँ से है। ओके, वैद्युत आवेश की हमें किसी को बताना होगा तो हम क्या बताएंगे कि वैद्युत आवेश का वह गुण जो
किसी अन्य वस्तु पर, यह एक गुण है, ना कि कोई भौतिक राशि है। ठीक है, तो वैद्युत आवेश का वह गुण जो किसी अन्य वस्तु पर, कोई वस्तु है, जैसे कि हम बचपन में, ये एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूं मैं। ये मैंने कुछ कागज के टुकड़े इस पे काट के रख लिए हैं, ओके, और ये पैमाना है, मैंने इससे इसको घिसा, ओके, रगड़ा, मतलब, तो रगड़ने के बाद मैंने देखा कि कागज के टुकड़े इस पे अपने आप ही आने लगे। अब ऐसा क्यों हुआ? रगड़ने पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, वो मैं भी आपको बताऊंगा आवेश उत्पन्न कैसे किया जाता है उस चीज में। ओके, तो कोई वस्तु थी जो थी हमारी पैमाना, हमने उसको रगड़ा। दूसरी वस्तु, अन्य वस्तु क्या हुई? हमारे कागज, जो कागज के टुकड़े थे, उस पर क्या, उसने क्या करा? उसको आकर्षित किया अपने पर, जब तो उस पे कागज के टुकड़े आ गए पैमाने पर, तो कौन सा बल लगा? वैद्युत बल आरोपित करती है, तो हम उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहलाता है। यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ओके, आवेश कहलाता है, ओके। और इसे Q से प्रेजेंट करते हैं, किससे? Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है, मात्रक कूलाम, जिसे हम C से प्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ये मैंने आपको बता दिया है वैद्युत आवेश के बारे में। वैद्युत आवेश हमारा क्या होता है, एक और बार मैं आपको बता देता हूँ। और हम जानते हैं कि दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण आकर्षण बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ओके। गुरुत्वाकर्षण बल सभी पिंडों पे लगता है, मैंने बताया था, पिंड मतलब कोई भी वस्तु, परंतु उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल से कई गुना ज्यादा, जितनी तेज से वो आकर्षित कर रहे हैं द्रव्यमान के कारण, उससे कई गुना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है यहाँ पे, ओके। तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, तो जिसे हम वैद्युत बल कहते हैं। यहाँ पे हमने वैद्युत बल के बारे में जान लिया। अब हम परिभाषा में जाते हैं। तो वैद्युत आवेश का वह गुण, ये क्या है? वैद्युत आवेश है जिसका गुण है, क्या गुण है? किसी अन्य वस्तु पर, हम कब कहेंगे कोई वस्तु पर आवेश आ गया है? जब वो किसी दूसरी वस्तु को या तो आकर्षित करेगी या फिर प्रतिकर्षित करेगी। वैद्युत बल कहलाती है, वैद्युत बल आरोपित करता है, इसका मतलब ये तो आकर्षण करना है, प्रतिकर्षण करना। जब हम कहेंगे कि ये वस्तु दूसरी वस्तु पर आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी, तब उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है। अब हम किसी को बताएं कि आवेश आएगा कैसे, तो हम जैसे कि जानते हैं, एक कांच की छड़ है, आवेश वैसे दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को पॉज करके देख लेना। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश के प्रकार, तो आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो। आवेश ये हो गया धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया ऋणावेश। ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज, ओके। तो आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं। ये आता है आवेश हमारा कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ने पर, ओके। और ये आता है ऋणावेश, जो है आर्गोनिस की इसकी छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर ऋणावेश आता है। ये बिना कोई तर्क के माना गया है, आप किसी भी कुमार मित्र की बुक में भी देख सकते हो, ओके। तो मैंने ऐसा कहा धनावेश, ऋणावेश। अब आवेश की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होता है, पहले उसको बता देता हूं मैं, फिर आपको बताऊंगा कि आवेश स्थानांतरण किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण क्यों होता है, ये सब बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आवेश की आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ, गुण। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज, वो एक दूसरे को रिपल्स करती है, मतलब कि प्रतिकर्षण करती है। तो वही चीज मैं आपको दो तीन पॉइंट बताऊंगा। तो आवेश के
गुण। डिटेल में बताऊंगा मैं आपको हर एक चीज, आप बस ध्यान से देखें। तो आवेश के गुण, तो इसका आवेश के गुण में मैं आपको पहला पॉइंट है, जैसे कि मैंने बताया, समान प्रकृति के आवेश। समान, जैसे कि कोई धनावेश है और दूसरा भी कोई वस्तु जिसपे हम आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कर रहा है वो भी धनावेश है। कोई समान प्रकृति के आवेश, ये धनावेश और ये धनावेश, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्ष करेंगे। ये देखते हैं, ये भी प्रतिकर्ष करेंगे। कहने का मतलब ये है एक तरीके, और इसी प्रकार माइनस वाला, ये भी समान प्रकृति का है, ये भी समान प्रकृति का, ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्ष करेंगे। ये भी इधर भागेगा, ये भी इधर भागेगा, एक दूसरे को देखते हैं। एक तरीके से ये एक ही क्लास के टॉपर हैं दो, और दोनों टॉपर वो आपको पता ही है, दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। तो वो एक दूसरे को भले कुछ भी, जब जो टॉपर होंगे वो कभी एक दूसरे के पास नहीं बैठेंगे, और बैठेंगे तो किस लिए बैठेंगे, जानकारी के लिए कि कोई कितनी तैयारी कर रहा है, उसी हिसाब से। ये दोनों ने पॉजिटिव चार्ज है, समान है, एक तरीका से दोनों टॉपर हैं। तो ये क्या कहते हैं, एक दूसरे के पास नहीं, एक दूसरे को देखते हैं, भागते हैं कि कोई मेरे बारे में जान ना लगे मैं कितनी तैयारी कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार ये अलग भाग रहा है, ये भी अलग भाग रहा है, ये भी अलग भाग रहा है, ये भी। पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी, विपरीत प्रकृति के आवेश, मतलब कि एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, या फिर एक नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित, अट्रैक्ट करेंगे। ये प्लस, ये माइनस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या फिर हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस या फिर ये प्लस, बात एक ही है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दो पॉइंट मेन है, आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगे, और कोई इसकी जरूरत नहीं है। तो आवेश के गुण में आप बस यही है, आपको लिखने की चीज तो है नहीं है। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया गुरुत्वाकर्षण बल, और आवेश क्या होता है, वैद्युत बल। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में किसी ने अंतर पूछ लिया तो आप कैसे बताओगे कि क्या अंतर होता है इनके मध्य, कुछ ना कुछ मुख्य अंतर तो होता होगा। ये भी पिंडों के मध्य लगता है, ये भी पिंडों के मध्य लगता है, क्योंकि पिंडों हर एक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो मतलब कि आवेश होता है। किसी भी चीज को घिसकर हम आवेश में रगड़कर हम उसमें आवेश आ जाता है, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो अंतर होता होगा। तो हम अब डालेंगे हेडिंग आवेश, वैद्युत आवेश, या फिर वैद्युत बल भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो वैद्युत बल लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। इसके 3 पॉइंट हैं। ठीक है, ये तीनों पॉइंट मैं पहले आपको लिख देता हूं, फिर आपको समझा देता हूं पहले ही। ओके, तो फ्रेंड्स मैंने ये वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर लिख दिया है। तो जिसमें मैं ये सब जो भी डिफरेंस है, ये परिभाषा अभी मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई थी उसी में से निकाला हुआ है। आप देखना, पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है, वैद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। मैंने जब बताया था आपको, अभी डेफिनेशन करा रहा था कि वैद्युत बल क्या हो सकता है, आकर्षण भी कर सकता है, प्रतिकर्षण भी करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर हो जाता है उसमें, क्या करेगा, आकर्षण भी कर लेगा और प्रतिकर्षण भी करेगा। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल ही होता है, ये कभी रिपल्स नहीं करेगा, मतलब कि ये हमेशा आकर्षण बल खींचेगा एक दूसरे को अपने आप में, मतलब कि फेंकेगा नहीं। ओके, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। दूसरा पॉइंट, वैद्युत बल दोनों आवेशों के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है। यदि वैद्युत, जैसे कि अभी मानो वैद्युत आवेश है, वैद्युत बल, दोनों आवेश, कोई दो आवेश हैं, ये प्लस क्यू आवेश है और ये कोई माइनस क्यू आवेश है। ओके, अभी इनके मध्य है स्थान है वायु, वायु में बल लग रहा है कुछ, मान लो F बराबर 10 न्यूटन वैद्युत बल। ओके, और अभी मैं यहाँ पे इसको माध्यम चेंज कर दूं, तो माध्यम कर दिया मैंने कांच, कोई कुछ चालक पदार्थ जैसे, तो वहां पे इसका बल क्या होगा, घट जाएगा, मतलब कि माध्यम पर निर्भर नहीं करता।
ओके, तो ये मैंने बता दिया है 10 न्यूटन नहीं होगा माध्यम पे, और जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ये माध्यम पर निर्भर करता है आवेश वैद्युत बल। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, निर्वात में ले लो, जल में ले लो, कहीं भी ले लो, किन्हीं दो पिंडों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो समान ही लगेगा। ओके, तीसरा पॉइंट है वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक प्रबल होता है। ये टॉपिक अभी मैंने आपको बताया था डेफिनेशन बताते वक्त कि जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इनके मध्य द्रव्यमान के कारण उतना आकर्षण बल नहीं लगेगा जितना इनके मध्य वैद्युत बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। एक दूसरे को रिपल्स ऐसे करेंगे जैसे बंदूक की गोली भागती है, समझ लो, पर वो हमें दिखता नहीं है इतना, तो क्या कहते हैं, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। तो ये मैंने आपको कुछ टॉपिक्स से 3 पॉइंट से, ये बस जनरल नॉलेज के हैं, पेपर में मुश्किल आते हैं, एमसीक्यू में वाले पूछ लें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको अगला टॉपिक अब तक बताता हूँ। ओके, तो अगला टॉपिक है, उससे पहले मैं आपको हाँ इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, पहले इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कराते हैं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत अगला टॉपिक है ये, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अब तक इसकी डेफिनेशन उतार देता हूं। ओके, हाँ, तो जैसा कि मैंने इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में लिख दिया है, किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना अर्थात पॉजिटिव चार्ज आ जाना उस पर कब आता है, उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है। और किसी वस्तु का ऋणावेशित हो जाना, नेगेटिव चार्ज आ जाना, उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने पैमाने को रगड़ा, जिससे क्या कहते हैं उस पर आवेश आया और वो वस्तु को आकर्षित करने लगी, तो उस बीच में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन आए होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन गए होंगे, जिससे किसी एक पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता आई होगी। यदि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी, तो धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो ऋणावेशित है। ये कोई धातु है विपली प्रकृति की। ओके, ये मैंने एक दूसरे को रगड़ के अलग रख दी, तो इस पे से कुछ इलेक्ट्रॉन माना इधर गए होंगे, अब इस पे से इलेक्ट्रॉन गए, तो पहले इस पे क्या कहते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन थे, तो क्या कहते हैं, अब इसे एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की अधिकता हो गई, पॉजिटिव आ गया। अब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे पहले से तो इलेक्ट्रॉन थे और आ गए, तो क्या हुआ, माइनस की अधिकता होगी, तो इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया। क्या वही बात है, किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना, उसके परमाणुओं में, इसके परमाणु जो भी होंगे, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन गए जब तो क्या कहते हैं, इसमें धनावेश आया, कमी हो गई। वस्तु का ऋणावेशित हो जाना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता प्रदर्शित करता है। यहां से इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो इसका मतलब इस पे ऋणावेश चार्ज आ गया। ओके, तो ये बस छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं। जैसे कि हमने ये चीज, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया कि कोई जैसे कि सोडियम धातु है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 1, अंतिम कोश में कई इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, फेंक देता है, भैया जा, मैं तेरी जरूरत नहीं है, एक आवारा मसीहा है जो जा रहा है, चला गया। तो अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन भेजा, इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन की इस पे क्या हो गई, कमी, और प्रोटॉन भी उतने थे 11, अब प्रोटॉन 11 हैं तो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे बचे 10, तो कौन सा चार्ज अधिक होगा, पॉजिटिव वाला। इसी हिसाब से परमाणु में होता है। ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद मैं इसको मिटा दूं, रफ कर देता हूँ, ये रफ कर दिया है। कुछ जैसे कि अब आएगा हमारा वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम, अगला टॉपिक। ये मैंने हेडिंग डाल दी है, वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम। हमने खूब सारे संरक्षण के नियम पढ़े हैं, जैसे कि परमाणु के अविनाशिता का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उन सब चीजों में डेफिनेशन क्या है, कॉमन होती है। परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है,
ओके, जैसे कि और क्या है ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जाता है ना उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो यही हमारे वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम है कि वैद्युत आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, और ना इसे उत्पन्न किया जा सकता है। ओके, क्या कहलाता है ये? वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम कहलाता है। इसको भी लिख दो। ओके, वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम कहलाता है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। बात देखिए, मैंने आगे पीछे लिखा है, ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम कहलाता है। ओके, तो इसका मतलब है या तो हम आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं कि हमारा मर्जी आई हमने उत्पन्न कर दिया, ठीक है, और ना इसे हम नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। निरावेशित होता है, वो नष्ट नहीं होता कभी भी आवेश। ओके, तो वैद्युत आवेश के संरक्षण का नियम कहलाता है। अब कुछ आपके फॉर्मूले में मतलब कि न्यूमेरिकल में काम आएगा, Q बराबर NE, इसको याद रखना। इसका मतलब क्या है? किसी वस्तु पर आवेश, कोई आवेश है, कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है माना, जैसे कि ये कोई वस्तु है। अब इस पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो होता है मतलब कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, हम आवेश में याद रखना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और यही आवेश हमारा प्रोटॉन पर होता है। ओके, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यदि आपसे अल्फा कण की बात कर दे तो अल्फा कण पर हमारा होता है, अल्फा कण पर उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं, इसमें 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अल्फा कण हमारे कौन से कण होते हैं? हीलियम। अब हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया? ये इसी से आ रहा है। देखो, जैसे कि कोई वस्तु है, किसी परमाणु में माना 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन है तो आवेश कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, 2e हो जाएगा। यदि 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3e हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4e हो जाएगा, 4 गुना आवेश हो जाएगा उससे। मतलब कि आवेश क्या है? एक क्वांटिकल राशि है जो पूर्ण गुणांक है किसके? इलेक्ट्रॉन के आवेश का, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणांक है। ओके, तो ये हमारे आवेश जैसे हमने बताया। अब हम किसी भी वस्तु का आवेश हमें ज्ञात करना है, तो हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है या फिर प्रोटॉन का आवेश, कोई किसी में प्रोटॉन का आवेश दे देगा, ठीक है। अल्फा कण का आवेश हमने बता दिया है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम आता है, वैसे हम इसको निकाल सकते हैं क्योंकि अल्फा कण पे हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम पे होते हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो n बराबर हो गया हमारा 2, और E की वैल्यू हमें पता ही है, Q बराबर हम Ne लगा देंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 2 और E की वैल्यू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, जिससे क्या कहते हैं हमारा अल्फा कण का आवेश निकल जाएगा। इसी प्रकार हम जितने भी कण हैं जिनका हमें आवेश निकालना है निकाल लेंगे। ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको याद रखना, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो हम चलते हैं मेन टॉपिक पे जो है हमारा कूलम का नियम। ओके, इसको मैं रख कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। कूलम का नियम है, मैं आप पहले यहाँ पे कूलम का नियम लिख देता हूँ, फिर आपको अच्छे से बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, अब अगला टॉपिक है हमारा कूलम का नियम। ये हमारा आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। तो पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको अब तक जो भी मैंने कराया है उसमें से कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए, और इसको शेयर करें जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन हो बनाने के लिए।
तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, क्योंकि मैं लेक्चर ज़्यादा लंबा बना नहीं रहा, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा फिर आप देख नहीं पाओगे, इसलिए आप छोटे छोटे मैं लेक्चरों में डिवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और आप देख भी लो आराम से। और क्या कहते हैं, आप लेक्चर अटेंड करो या मत करो, मगर जो मैं लास्ट चैप्टर के बाद जो कराऊंगा ना, उसमें मैं आपको क्या कहते हैं एक सीट से तैयार करके मतलब कि क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी बोर्ड्स में आए हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल वो सब कराऊंगा। जैसे कि मैंने अभी संधारित्र की सीट भी तैयार कर ली है, 25-20 पेज की है, इसी प्रकार इस वैद्युत आवेश के क्षेत्र की भी सीट तैयार है। तो उसके न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा इसमें, तो वो जरूर कर लेना, क्योंकि आपने वो अच्छे से कर लिया तो पेपर में वो ही आएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में वो ही एक बार रिवाइव होते आते हैं। कोई नया क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है, कभी कभार भले आ जाए, किंतु पुराने क्वेश्चन ही आते रहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, कूलाम का नियम। तो इसमें कूलाम के नियम थे, कूलाम एक वैज्ञानिक थे, तो जिन्होंने एक हमें आवेशों के वैद्युत बल के रूप में, हमें आवेश के कारण जो मध्य वैद्युत बल लगता है उस संबंध में एक नियम दिया। क्या नियम दिया? उन्होंने कहा इस नियम के अनुसार, यहाँ से नियम हमारा स्टार्ट होता है कि नहीं दो बिंदु आवेश, जैसा कि मैंने बताया था वैद्युत बल क्या लगता है, आवेशों के मध्य लगता है। ओके, गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के मध्य लगता है। ओके, तो कि नहीं दो बिंदु आवेश, कोई दो बिंदु आवेश हैं, जैसे कि मान लिया एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ओके, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ओके, जो कोई बिंदु आवेश है जिसको हमने नाम दे दिया Q1 और Q2, तो के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो पहले मैं यहाँ पे कुछ थ्योरी लिख देता हूँ इसके बारे में। माना, क्या माना हमने? माना दो बिंदु आवेश, जैसा कि परिभाषा में कहा है। आप थ्योरेटिकल मतलब कि थ्योरी करके करोगे तो आपको पेपर में नंबर सही से मिल जाएंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट जैसे कि इस परिभाषा लिख दिया आपने, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, तो आपके नंबर कट भी सकते हैं। अब वो डिपेंड ऑन टीचर होता है कि टीचर के आप क्या दिमाग है। तो माना दो बिंदु आवेश, ये है हमारे Q1 व Q2, Q1 व Q2। अब माध्यम पे निर्भर करता है, इसलिए अभी इस टाइम में निर्वात ले रहा हूँ, निर्वात में स्थित है। कहाँ पे? निर्वात में। आई थिंक आप सब निर्वात का मतलब जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में भी आगे आता रहेगा निर्वात, जिसमें मैं आपको बता दूंगा। Q1 व Q2 निर्वात में स्थित है, जिनकी बीच की दूरी r है, जो एक दूसरे से r दूरी पर है। ओके, जो एक दूसरे से r दूरी पर है। ओके, तब क्या कहा है उसने? इस नियम के अनुसार कि नहीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, ये कोई दो बिंदु आवेश है कि नहीं, दो बिंदु आवेशों के मध्य बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब यहाँ पे तो मैंने वैसे पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया है, तो आकर्षण बल ही लग रहा है। अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ पे कोई प्लस Q1 आवेश और Q2 आवेश ले लें, तो अभी हमें पता तो है नहीं ये कोई कौन सा चार्जेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो हम क्या, मैंने कहा यहाँ पे परिभाषा में हम क्या लिखेंगे फिर? आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो आकर्षण भी कर रही होंगी अगर पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, और विपरीत आवेश हुए तो, अगर समान प्रकृति के आवेश हुए तो वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ओके, तो मात्रा, माना Q1 की मात्रा कोई 2 कूलाम है, ये Q2 बराबर 3 कूलाम है, तो उनकी मात्राओं की गुणनफल, अब हमने यहाँ पे लिख दिया Q1 इंटू Q2। ओके, ये हो गया Q2, उनकी गुणनफल के समानुपाती। क्या समानुपाती होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल मतलब वैद्युत बल। तो यहाँ पे F लिख देते हैं हम, बल को हम हमेशा F से रिप्रेजेंट करते हैं। समानुपाती होता है किसके? Q1 व Q2 के। ये अभी इस पॉइंट को यहाँ तक पढ़ा है हमने अभी, और यहाँ तक का हमने समीकरण बनवा लिया। ओके, तथा उनके मध्य की दूरी या फिर उनके बीच की दूरी हमने क्या मानी है? R। Q1 व Q2 के बीच की दूरी R के वर्ग के, R है इसका वर्ग कर दिया, वर्ग स्क्वायर हो गया, के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हम जानते हैं अपॉन में,
तो ये हमने अपॉन में दिया। क्या होता है पढ़ो कि नहीं, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो वही आकर्षण या प्रतिकर्षण बल विद्युत बल उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया मान लिया समीकरण 2। तो हम इस परिभाषा से निष्कर्ष निकाल सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, इतना हम जानते हैं 12th स्टैंडर्ड में। तो समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती हो जाएगा हमारा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये आया अभी हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक आपने इतना उतार लिया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि मैं इसके मिटा के आगे का कर सकूं। तो मैं इतना हिस्सा मिटा देता हूं। इक्वेशन यहाँ पे हमारी बनी गई है। ओके, तो ये नियम का मिटा देता हूं मैं अभी। हेडिंग डालिए। तो क्या है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे हम जानते हैं हमेशा जब भी कभी हम समानुपाती का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, नियतांक। तो यहाँ पे हमारा k जो है कांस्टेंट है, नियतांक है, जिसका मान प्रयोगों द्वारा 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर निकाला गया है। ठीक है, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर निकाला गया है। और k बराबर होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, k बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा है कूलम के नियम का सूत्र। तो इस सूत्र को आप ध्यान से रख लें। यहाँ पे हमारे एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12 ओके कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर होता है। ये हो गया हमारा सिंपल सा था अभी यहाँ तक। अब मैंने क्या कहा था कि विद्युत बल किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर भी निर्भर करता है। यदि इनके मध्य कोई परावैद्युत माध्यम हो तो क्या होगा, विद्युत बल घटेगा बढ़ेगा, मतलब क्या होगा, तो वो हम अभी करेंगे। अभी आपने इतना नोट कर लिया होगा, आई थिंक कर लेना। तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिख देता हूँ। ओके, तो इसको रफ कर देता हूँ पहले। तो अब मैंने जैसे कहा था कूलम के नियम विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। तो यह हम परावैद्युत माध्यम कोई माध्यम है जैसे कि निर्वात या वायु को छोड़कर, कांच हो गया, मोम हो गया, कोई भी कुछ अलग पदार्थ जैसे कोई भी माध्यम है। ओके, तो मैंने पहले आपके कूलम के नियम में एक बार लिख देता हूँ। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया था, F बराबर होता है हमारा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये होता है हमारा कूलम का नियम, जिसे हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अर्थात K बराबर का मान होता है 9.9 इंटू 10 की पावर 9 क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। मैंने शायद पिछली वीडियो में मीटर बता दिया था, वो मैंने विद्युत फ्लक्स का बता दिया था शायद। हाँ, तो क्या कहते हैं यहाँ पे मीटर स्क्वायर होता है। ओके, गलती हो जाती है यार। तो के का माध्यम होता है, के का मान है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब इसी का उल्टा होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रा। तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये मैंने तुम्हें आपको बता दिया है, ये मैंने अभी आपको कूलम के नियम में पीछे बताया था। अब कोई परावैद्युत माध्यम हो
तो जैसे कि कोई माध्यम में कांच, वायु, तो वायु तो परावैद्युत माध्यम नहीं है, जैसे कांच, मोम, पानी, कुछ भी, तो उसमें कोई आवेश रखे हैं, जैसे कि माना ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है। अब माध्यम, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में दूरी r दूरी पर रखे हैं, उतनी पे माध्यम है बीच में, अभी कोई परावैद्युत माध्यम है, यहाँ पे लिख देता हूँ परावैद्युत माध्यम। तो इनके मध्य जो बल लगेगा वो लगेगा F बराबर K या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की सम K का गुणा हो जाएगा। याद रखना ये जो K है परावैद्युतांक वाला K हमेशा एप्सिलॉन नॉट के संग ही गुणा होगा, इससे अलग नहीं होगा। ओके, जुड़ा हुआ है, भाई भाई नहीं, समझ लो। ओके, तो K हमें भी कोई दे रखा होगा परावैद्युतांक, जैसे कि जल होगा तो जल का परावैद्युतांक दिया होगा, माने जैसे कि 2, कांच होगा तो कांच का परावैद्युतांक 3, कुछ भी। मैं रैंडमली मैं यूँ ही बोल रहा हूँ, तभी पता नहीं है क्या होता है परावैद्युतांक, मतलब कि कितने होते हैं परावैद्युतांक, कांच का कितना है, जल का कितना है, वो लर्न करने पड़ते हैं, आपको याद करने होंगे, या फिर वैसे तो आपको क्वेश्चन में दे देगा, आपको जरूरत नहीं है याद करने की परावैद्युतांक की। ओके, तो F बराबर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 मान ली हमने, और अभी हमने इसको बताया था इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, वैसे इक्वेशन नंबर 1 ये है, या फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम कैसे संबंध स्थापित करेंगे, तो समीकरण 1 व डिवाइडेड बाई 2, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, मैं शॉर्ट में लिख दिया। ओके, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है ये F, जहाँ हम K से नीचे लगा देंगे, जिससे कि हाँ सही है, जिससे कि हमें पता चल जाए। समीकरण 1 है हमारा ये, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे F अपॉन एफ के हो जाएगा, ये बराबर, कुल का निशान लग ही गया है यहाँ पे, एफ के इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे के आ जाएगा समीकरण 2 की वैल्यू इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो Q1 Q2 आवेश की मात्रा समान होगी, माध्यम चेंज करने पर कोई फर्क नहीं है, Q1 Q2 कट जाएगा, दूरी उतनी ही है, ये भी कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कट जाएगा, कांस्टेंट है, बचा क्या 1/K। तो अब ये 1/K है, कैसे, अब यहाँ पे देखो सॉल्व करो उसको, F बराबर एफ के, यहाँ पे 1/1 बराबर 1/K, ये इधर चले जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा, देखो आप, तो ये हो जाएगा F अपॉन एफ के बराबर K। ओके, ये हमने एक संबंध स्थापित कर दिया है परावैद्युत माध्यम हो। तो अब हम इससे ये निकालेंगे कि यदि कोई परावैद्युत माध्यम है, जैसे कि मान लिया T का बराबर है 2, जब वैद्युत आकर्षण बल लगता है दो बिंदु आवेशों के मध्य F बराबर 10, तो पर माध्यम की उपस्थिति में क्या लगेगा, K परावैद्युतांक वाले माध्यम की उपस्थिति में F के बराबर क्या लगेगा, सीधा सीधा है, F के बराबर लग जाएगा हमारा 5। कैसे, F बराबर 10, F के बराबर 2, 2 पंजे 10, ये उधर चले जाएगा, तो F के बराबर 5 न्यूटन, इसका मतलब ये कम आएगा। तो मैंने अब इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको अपनी तरफ से कुछ भी न्यूटन और बल, मतलब कि बल और परावैद्युतांक देकर आपको एग्जांपल देकर बता दिया है। तो इससे हम निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि नहीं, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला
आकर्षण या प्रतिकर्षण बल परावैद्युत माध्यम में, परावैद्युत माध्यम मतलब कांच, मोम, कुछ चालक वस्तुएं जैसे कुछ भी परावैद्युत माध्यम में घट जाता है। अर्थात निर्वात में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लग रहा था वो किन्हीं दूसरे परावैद्युत वाले माध्यम में रखने पर उतनी ही दूरी, उतनी ही आवेश की मात्राओं के उतनी आवेश की मात्रा रखने पर जो बल पहले लग रहा था उससे कम लगेगा, मतलब कि घट जाएगा। तो ये हमारा निष्कर्ष निकला। आज का टॉपिक समाप्त हो गया। आज तक मतलब कि अभी कूलाम के नियम तक, कल हम इससे आगे का कराएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ओके, तो चलते हैं।